हेलो बच्चों, ब्रिलियंट एकेडमी 10th चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को सूचना दे चुका था कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर 2026 जारी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मॉडल पेपर अगर बिहार बोर्ड जारी करता है तो इससे संबंधित लेकर के बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है उससे कितने परसेंट सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो इस बात से मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि मॉडल पेपर जो है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो जारी करता है वह क्वेश्चन को टकराने के लिए नहीं बल्कि इस तरह के क्वेश्चन और प्रश्न में क्वेश्चन पूछने का किस तरह का पैटर्न रहेगा इसे दिखाने के लिए जारी करता है। तो देखिए, जब हम इस पूरे मॉडल पेपर को देखें तो मुझे पता चला कि आप लोगों की परीक्षाओं में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं की गई है। और आज हम आप लोगों के सामने जो लेकर के आए हैं वो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है, यहाँ पे आपका भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा। यह जो मॉडल पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जारी किया गया है, जिसका बायोलॉजी का कोड होता है 119। देखिए, यहाँ लिखा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी है। इसमें देखिए, बायोलॉजी में मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए जो सेट है, यहाँ पे आपका जो सेट होता है 10 सेट में प्रश्न पुस्तक का को बनाया जाता है, उस सेट को वहाँ दिया जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ लिखी हुई है। सेम टू सेम इसी आधार पर आपका आएगा। फुल 70 नंबर का बायोलॉजी का परीक्षा होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा में देखिए प्रश्न पुस्तिका संख्या 10 अंक आपको मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। और साइड में जो दाहिना साइड में आपको जो दिया हुआ था वो कितना नंबर का कोई प्रश्न है उसको दिखाता है। 15 मिनट का समय आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। और प्रश्न पत्र के कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। 2 खंड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 35 प्रश्न आपको सोल्व करना, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा इसमें, और इसको आपको भरना है OMR गोल पत्रक पर। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे खंड ब में, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, और 20 में बनाना कितना है? 10 बनाना है। इसके अलावे आपको देखा जाए तो 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है और 5 अंक के पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी तरह के आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसी भी प्रकार के परीक्षा में ले जाना वर्जित है। देखिए, बात करते हैं खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया था? तो देखिए, भ्रूण विज्ञानीय लक्षण को वर्गीकी में जो लोकप्रिय करने वाले थे उन वैज्ञानिक का उनका नाम था पंचानन महेश्वरी। क्या नाम था? पंचानन महेश्वरी। इनको पी महेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया? इतना जो पौधा है जो भारत में गेहूं के साथ कौन आया था? आयातित गेहूं के साथ। तो इसका नाम था पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है ऑप्शन ए, पार्थेनियम को लाया गया था आयातित गेहूं के साथ। फिर है कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसके परिपक्व बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है? तो देखिए, भ्रूणपोष जो पाया जाता है किसमें? नारियल में होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि
निम्नलिखित में किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है? एक से अधिक बीजांड किसमें होता है? बीजांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक बीज होता है। तो आप तरबूज कभी ना कभी तो खाए ही होंगे। तरबूज में क्या होता है कि एक से अधिक बीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का ए हो जाएगा। फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो याद रखेंगे, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वह उसके अंदर कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए आंसर सही होगा इसका, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बहुत है, आसान है। बिना निषेचन के अगर कोई बीज पैदा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। प्रसव के समय कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? प्रसव जिस समय होता है, जिस समय बेबी बॉर्न होता है, तो बेबी बॉर्न के समय कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो उस दौरान निकलता है, देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरह से बच्चों का प्रसव हो जाता है। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? देखिए, आर्तव चक्र जब शुरू होता है तो उसको रजो निवृत्ति का, सॉरी, रजो दर्शन कहते हैं, और जब बंद होता है तो रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और अंडोत्सर्ग क्या है? तो जिस दिन अंडाणु अंडाशय से ग्राफिक पुटक द्वारा बाहर निकलता है उस तिथि को, उस प्रोसेस को कहते हैं अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग जो है कैवा दिन होता है? 14वां दिन। वृषण को उदर गुहा के बाहर क्यों रखा गया है? तो देखिए, वृषण जो है, वृषण में बनता है शुक्राणु, और शुक्राणु को बनने के लिए हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन शुक्राणु को बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इसका मतलब कि तापक्रम को कम करने के लिए 9 का आंसर हो जाएगा बी। फिर सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो याद रखेंगे, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? आर्तव चक्र जब होता है, मतलब कि आप देखते हैं कि इस तरह की संरचना होती है मादा जननांग की। ठीक है, इस तरह के संरचना जो होता है, इस तरह के संरचना में आप देखिएगा कि इस तरह संरचना होता है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्तर चक्रीय परिवर्तन में, किस स्तर में परिवर्तन होता है? तो देखिए, इसके अंदर आपको याद रखना है कि गर्भाशय जो है, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, गर्भाशय कितने अंतर होते हैं? 3 होते हैं, पेशीय स्तर, परिगर्भाशय और अंतः स्तर। तो ये जो अंतः स्तर का भाग है, ये वाला जो भाग है गर्भाशय का, इस भाग के अंदर परिवर्तन होता है। तो हम इसका आंसर याद रखेंगे, क्या होता है? इसका आंसर होता है गर्भाशय अंतः स्तर। पुरुषों के लिए बंधेकरण, देखिए पुरुष का जो अगर देखा जाए संरचना, तो पुरुष का संरचना देखिए इस तरह से होता है, और इसके यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरह से इधर से भी होता है, जो इस तरह की संरचना को बनाता है। ठीक है, इस संरचना के बाद यहाँ से इस तरह की संरचना इसमें पाई जाती है। तो कहता है कि पुरुषों के लिए बंधकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बंधकरण, देखिए ये जो भाग है, यहाँ से जो भाग निकला है, इस भाग को कहते हैं वैसेक, क्या कहते हैं इसको? वैस इन्फ्रेंसिया कहा जाता है, या शुक्रवाहिका कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु को लेकर के जाता है, और जब इसको हम लोग काट देते हैं, तो काटते हैं तो पुरुषों में नसबंदी हो जाता है। ठीक ना, पुरुषों में नसबंदी हो जाता है, और इसको काट करके बांध दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है? मतलब कि गैर स्टेरॉइडली की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है सहेली। आपको कमेंट में बताना है कि सहेली जो है वह कितने दिन पर ली जाने वाली दवा है। इसके बाद आगे प्रश्न है कि प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? अर्धसूत्री विभाजन, असमान विभाजन, अगुणित द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड का बनना, या समसूत्री विभाजन। तो इसका आंसर याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, डी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे होता है किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैव विविधता शब्द को किसने प्रचलित किया?
इसको आंसर याद रखेंगे, एडवर्ड विल्सन। क्या है आंसर? एडवर्ड विल्सन है। आप इतना इस सब सोच लीजिए कि आपका बोर्ड परीक्षा में इसे प्रश्न टकरने की चांस कम रहती है। हाँ, चूंकि मॉडल पेपर को जारी किया गया है तो मॉडल पेपर आपका सिलेबस का ही चीज़ है, और जब सिलेबस का चीज़ है तो 2-4 प्रश्न इसे टकर जाते हैं। नहीं तो ऐसा मत सोचिएगा, दिमाग में इस तरह के विद्यार्थी बहुत सारे सवाल दिमाग में इतने बैठा लेते हैं कि इससे टकर जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन, या यह बस यह दिखाता है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा उसे दिखाने के लिए इसको जारी किया जाता है। आगे देखिए है कि जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल है? जातीय विविधता के आकलन में कौन शामिल है? तो देखिए, जातीय विविधता में कवक आ ही जाता है, आवृतबीजी पौधे भी आ जाते हैं, शैवाल, शैवाल जातीय विविधता में हाँ आ जाता है। और नहीं आता है कौन? तो प्रोकैरियोटिक नहीं आता है। इसके बाद है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? कहता है कौन वैज्ञानिक बताए थे कि जैव विविधता में जितना अधिक वृद्धि होगा उत्पादक उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसको बताने वाला डेविड टिलमैन है। कौन है? डेविड टिलमैन। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 10th क्लास के ज्योग्राफी में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। आगे देखिए है कि निम्नलिखित में जैव विविधता सम्मेलन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समष्टि के बारे में गलत है? समष्टि के बारे में क्या गलत है? सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में भी निवास, ये तो सही है, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। समान संसाधनों का साझा उपयोग है, जो संसाधन है उनका इधर उधर पार्टनरशिप के रूप में उनका उपयोग होता है, हमें उनसे उनसे हमको काम है, हमको उनसे काम है। फिर है सदस्य इनब्रीड करते हैं, ये भी सही है। और समष्टियों के बीच ऊर्जा का संचरण होता है, समष्टियों के बीच ऊर्जा का संचरण होता है, समष्टियों के बीच ऊर्जा का संचरण होता है, ये बात गलत है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन परागन के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेते हैं? लैंगिक कपट का परागन के लिए जो सहारा लेता है वो जीव है, उसका नाम है आफ्रिस। क्या नाम है? आफ्रिस नाम है। बाघ आरक्षतियों तथा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का गणना आधार क्या है? बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का गणना के आधार क्या है? तो उसका हम लोग पग चिन्ह और मल पुट्टिका को देखते हैं, उसका पद चिन्ह और मल पट्टिका को देखते हैं और तब पता लगाया जाता है कि उस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ है कि नहीं है। यदि समय t के संदर्भ में n का आरेख सिग्मॉइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछी जाती है। कहता है कि यदि समय t के संदर्भ में n समय का आरेख सिग्मॉइड चक्र है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसका आंसर होता है विर्लस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि। क्या होता है? विर्लस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि। आगे कि निम्नलिखित में कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़िए लिए होंगे। बस एक बार इसमें प्रजनन कौन करता है? बांस करता है कि प्रशांत सागरीय गमन मछली के अधिकांश पक्षी कौन है? तो इसके अंदर देखिए बांस भी हो जाएगा और प्रशांत सागरीय समान मछली भी हो जाएंगे। अगर सिर्फ बांस रहता तो सिर्फ बांस आंसर सही हो जाता। आगे क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पारस्परिक क्रिया में जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरा को न लाभ न हानि। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी पहले पूछ चुका है कि जिसमें कोई ऐसा जाति जिसको एक के तो लाभ हो गया लेकिन दूसरा जो जाति है उसे न लाभ हुआ और न हानि हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सहभोजिता। और सहभोजिता के परिभाषा जो है वो 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है, तो वहाँ भी इस चीज़ को लिखना होता है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को न लाभ न हानि हुआ उसे सहभोजिता कहते हैं। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में किसे नियंत्रित किया गया? नागफनी को। फिर है निम्नलिखित में कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड कौन उत्पादन करता है? कैलोट्रोपिस। कौन करता है? कैलोट्रोपिस। ठीक है। आगे है कि जैव मात्रा उत्पादन की दर, जैव मात्रा उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? तो जैव मात्रा उत्पादन की जो दर है उसे कहा जाता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाता है? इसका आंसर याद रखेंगे, मर गया। तो मर गया मतलब कि उसको अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला।
जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के क्रम को क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण अवस्था जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो उत्पाद है उसको पृथक्करण एवं उसका संशोधन, उसका जो है सॉल्यूशन जो होता है कंप्लीट किया जाता है। उस कंप्लीशन जो कंप्लीट करेंगे उस कंप्लीट करने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन। आगे है कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु द्वारा परीक्षित किया जाता है? पीसीआर में जो होता है इसका आंसर होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखे ही होंगे। डीएनए पर देखिए, याद रखेंगे ऋण आवेश होते हैं। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण कोची मिला देंगे तो हो जाएगा? तो याद रखेंगे द्रुत स्थितित एथेनॉल। द्रुत स्थितित एथेनॉल को मिला देंगे तो डीएनए का अवक्षेपण हो जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आ जाएगा डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट कैटायन। इसके बाद निम्नलिखित में किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? जंतु कोशिका के लिए संवाहक मतलब कि एक वेक्टर के रूप में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो देखिए वेक्टर के रूप में जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ होता है रेट्रोवायरस के यानी कि पष्ट विषाणु का प्रयोग करते हैं। आगे है कि डीएनए खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश का क्या कहते हैं? डीएनए खंड जब परपोषी जीवाणु में प्रवेश करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो परपोषी में जब ये प्रवेश करता है तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे है उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। बड़ा संख्या में अगर पादप उत्पन्न करते उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, इस सूक्ष्म प्रवर्धन भी 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है। याद रखेंगे उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। आगे है विभिन्न किस्म के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्म होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा कायिक संकरण। क्या कहते हैं? कायिक संकरण। दूसरा को मिला करके तब इसको बनाते हैं। 2 पौधा के काटते हैं, काट दिए, दूसरा को उसको लगा दिए, उस तरह से इसको बनाया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। इसका देखिए आंसर हो जाता है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है? मक्का छेदक को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ याद रखेंगे क्राई1 AB। क्राई1 AB हो जाएगा। एक सेकंड, देखिए पिछला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होता है बैसिलस थुरिंजियसिस होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर होता है बैसिलस थुरिंजियसिस। बीटी जो होता है वो बैसिलस थुरिंजियसिस इसका पूर्ण रूप हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड बंध जुड़ी होती है? किस बंध द्वारा मतलब कि कौन सा बॉन्ड है जो इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ी होती है? इसका आंसर याद रखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? कौन प्रतिजन मतलब कौन सा एंटीबॉडी है जो प्रतिरक्षी मतलब कि एंटीजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाता है एलिसा। एलिसा। एलिसा किस चीज का जांच होता है? याद रखेंगे एलिसा जो है उससे एड्स का जांच होता है। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग इम्फासीमा के निदान के लिए होता है? इम्फासीमा का निदान के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? देखिए मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ये मुख्य रूप से ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर तो आप देखिएगा तो अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सारे स्ट्रेन है। परीक्षा में आता है कि प्लाज्मा मलेरिया के अलग अलग स्ट्रेन को लिखना होता है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रिंग वर्म के लिए उत्तरदायी है? मतलब कि दाद।
दाद खाद खुजली वाला प्रचार आप लोग देखे होंगे। इसके लिए कोई भी कवक जो होता है, कौन होता है, कवक। कौन सा कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? देखिए इंटरफेरॉन के बारे में कौन गलत है? तो देखिए यह प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। इसका स्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कहता है कि ये संक्रमित कोशिकाएं को विषाणु संक्रमण से बचाती हैं, बिल्कुल सही है भी, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर डी होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? प्रतिरक्षी कौन उत्पन्न करती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, ये आप लोग इसको देखे होंगे। बी लिम्फोसाइट जो होता है वह क्या करता है कि प्रतिरक्षी कोशिका उत्पन्न करता है। देख लीजिएगा थोड़ा सा, बी लिम्फोसाइट है या टी लिम्फोसाइट, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृति करती है? मतलब कि जो ग्राफ्ट होता है उसको रिजेक्ट कौन करता है? तो देखिए ग्राफ्ट को अगर रिजेक्ट करने वाला है कोशिका माधित प्रतिरक्षा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रोम में प्रचुरता में पाया जाता है? याद रखेंगे IgA। कोलोस्ट्रोम क्या होता है? तो माँ द्वारा जो बच्चा का प्रथम दूध जो होता है उसी को कहते हैं। हीरोइन क्या है? हीरोइन देखिए फिल्म वाला हीरोइन का बात नहीं हो रहा है, ये नहीं कि आप हीरोइन का मतलब समझ लीजिएगा कि जो दोनों दिन खूब बढ़िया से बाल लटकेले रहती है उसको हीरोइन कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हीरोइन क्या है? तो हीरोइन याद रखेंगे यह डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर में कमी होती है? एड्स से जो पीड़ित होता है उसके अंदर कौची कम हो जाता है? तो टी लिम्फोसाइट उसके अंदर कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? स्व प्रतिरक्षा रोग कौन है? तो याद रखेंगे एड्स। स्व प्रतिरक्षा रोग कौन है? एड्स है। आपको बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में आपको लिखना होगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के वृद्धि से रोक्यूफोर्ट चीज का उत्पन्न होता है? रोक्यूफोर्ट जो चीज है वह उत्पन्न होता है कवक द्वारा। किसके द्वारा? ए ऑप्शन होगा इसका सही। कौन सा? ए। आगे है कि निम्नलिखित में किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावी हाँ देखिए पेनिसिलिन बताना है कि मतलब पेनिसिलिन के जो, आप बताइएगा कमेंट में कि पेनिसिलिन के खोज कौन किया है। ठीक है, पेनिसिलिन के खोज किसने किया है? यहाँ है कि पेनिसिलिन को प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किसने किया है? तो यहाँ देखिए पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में जो पुष्टि है वो अर्नेस्ट चैन एवं हैवर्ड फ्लोरे ने किया है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है? ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है? तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम। ठीक है, ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। आगे देखिए, आगे क्या है प्रश्न? आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में जाना जाता है? देखिए थक्का विस्फोटन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए ए होता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे जहाँ तक याद है कि ए होता है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कि किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? कौन सा बीमारी है जिसका इलाज में कोई एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एड्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बीमारी अगर बैक्टीरिया से होती है, अगर बैक्टीरिया से होता है कोई, अगर बीमारी बैक्टीरिया से होता है तो बैक्टीरिया वाला के लिए एंटीबॉडी काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी। अगर कोई बीमारी वायरस से होती है तो वायरस वाला के लिए हमको क्या चाहिए? वैक्सीन चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि सौर मंडल की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सौर मंडल की रचना कब हुआ था? तो देखिए सौर मंडल की रचना जो है यह हुआ था 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को प्रस्तावित किया? विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को जो प्रस्तावित किए थे उनका नाम है अर्नेस्ट हैक्कल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हैक्कल। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? अलग अलग जब काम करते हैं तो उसके बाद जो अलग रूप ले लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम लोग कहते हैं समजातता कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। शकरकंदी एवं आलू किसका उदाहरण है? देखिए अभिसारी विकास का हो जाएगा। ठीक है, शकरकंदी एवं आलू किसका उदाहरण हो जाएगा? अभिसारी, अभिसारी विकास का। एक बार आप 60 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है?
प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? देखिए थोड़ा वीडियो बंद हो चुका था, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण अगर देखते हैं तो यह सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है? पेंटोज शर्करा से कैसे जुड़ा होता है? तो एन ग्लाइकोनसिडिक बंधन द्वारा, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। 62 जो है ये आप कमेंट में देख करके बता दीजिएगा, थोड़ा मुझे याद नहीं है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस से कौन थाइमीन है? थाइमीन की अगर बात होती है तो देखिए 5 मिथाइल यूरेसिल जो है यह एक थाइमीन है। आगे जो प्रश्न है कि आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्थायी है, क्यों? तो आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्थायी है क्योंकि यूरेसिल के स्थान पर थाइमीन इसमें पाया जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, ये भी सही है। डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया है, मतलब कि सब सही हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे के निम्नलिखित में कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंड को जोड़ता है? असतत रूप से जोड़ता है इसको, इसका नाम है प्राइमेज। क्या नाम है? प्राइमेज नाम है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज 3 जिम्मेदार नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज 3 किसमें जिम्मेदार नहीं है? याद रखेंगे इसमें राइबोसोमल आरएनए में जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आरआरएनए में मतलब कोई जिम्मेदार नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नहीं है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि नहीं लिख देता है और बच्चे पढ़ते नहीं, उसका आंसर कुछ और लगा देते हैं। इसका आंसर देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। अगर एक संकरण संकरण पर आधारित प्रभाविता हो जाता है, नहीं कौन है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे देखेंगे संतति का रुधिर वर्ग। देखिए आगे प्रश्न है कि संतति का रुधिर वर्ग ओ उसके माता पिता रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? अगर संतति का रुधिर वर्ग ओ है तो अगर बाप मतारी के का हो सकता है, ठीक ना, उसके माता या पिता जो है उनका रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे ओ हो सकता है, ए हो सकता है, या ओ अथवा ए, कुछ भी, मतलब ओ चाहे बी, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार का लिंग निर्धारण XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में होता है? तो याद रखेंगे टिड्डा में होता है। XO टिड्डा में। XO आपको बताना है कि ZW किस में होता है? ZW, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है? एक्स क्रोमोसोम की कमी, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति, 21वीं। अब देखिए क्लाइनफेल्टर आप लोग पता होगा कि क्लाइनफेल्टर होता कब है? तो 44 प्लस XY, मतलब कि XY तो नॉर्मल होना चाहिए था, 44 को होता समझा तो XY होगा, लेकिन इसमें X जो है उसका अतिरिक्त प्रति बन जाता है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब में देख लीजिए है 10 प्रश्न है, सॉरी 20 प्रश्न है, जिसमें से 10 बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। बहुभ्रूणता क्या है? भ्रूण कोश में बीजाणु का विकास को परिभाषित करें। लीडिंग कोशिका के कार्य एवं उनकी भूमिका बताना है, कहाँ पाया जाता है। जिफ्ट क्या है? आपको देखिए जिफ्ट का फुल फॉर्म बताइएगा थोड़ा कमेंट में, ठीक है। जिफ्ट का फुल फॉर्म बताइएगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, आगे देखिए हम लोग देखते हैं तो आगे हमको मिलता है, आगे देखिए हम लोग को प्राप्त होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यह 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से बनाना 3 है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 5-5 अंक के प्रत्येक प्रश्न है, ठीक है। जैव विविधता के क्षति के कारण जीन चिकित्सा के बारे में लिखना है। किन्हीं दो के बीच में, इसमें देखिए 3 को दिया हुआ है, 3 में से कोई 2 के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। अनुवांशिक कूट है, शुक्र जनन का वर्णन है। सारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। अभी समय है, थोड़ी तैयारी में लगे रहें और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर जो भी बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट आता है उसको दे दिया जाता है, समय से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एवं इस चैनल पर तैयारी भी कराई जाती है, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।